हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हमने शिक्षण कौशल में कल शिक्षण के सोपान, ओके, शिक्षण के सोपान और शिक्षण के स्तर, ठीक है, शिक्षण के सोपान हमने पूरा पढ़ लिया था, ओके। और जो शिक्षण के स्तर थे, शिक्षण के स्तर, इसमें हमने 3 स्तर बताया था। कौन कौन सा? स्मृति स्तर, ओके, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर, ठीक, जिसमें हमने स्मृति स्तर पूरा पढ़ लिया था, ओके। इसी में हर्बर्ट का पंचपदीय प्रणाली भी पढ़ लिया था। आज हम अवबोध स्तर और चिंतन स्तर को पढ़ेंगे, ओके। तो अब हम देखते हैं कि अवबोध स्तर या ग्रहण शक्ति स्तर क्या होता है, ठीक है। तो ये जो अवबोध स्तर है, ये जो हमारे शिक्षण के स्तर का दूसरा स्तर है, ये दिया है मॉरिसन ने, ठीक है, याद रखिएगा, मॉरिसन ने दिया था ये, ओके, याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा। और जो हमने स्मृति स्तर बताया था वो हर्बर्ट ने दी थी, ये मॉरिसन ने दिया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसके अंतर्गत क्या, अवबोध मतलब क्या होता है? समझना, ठीक है, बोध करना, ओके। तो हम देखते हैं कि मॉरिसन तो इसके प्रमुख प्रस्तावक थे, इन्होंने ये स्तर दिया था, ठीक। उसके बाद क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये कि ये जो स्तर है, ये विषय वस्तु की समझ पर जोर देता है, ठीक है, ये विषय वस्तु की समझ पर जोर देता है, ओके। किसकी समझ पर? विषय वस्तु की समझ पर जोर देता है, ओके। फिर है कि ये जो स्तर है, ये विषय वस्तु को याद करने में नहीं, ओके, ये विषय वस्तु को याद करने में नहीं, बल्कि, ठीक है, इसका मतलब ये है कि विषय वस्तु को याद ही नहीं करना, बल्कि उसे समझना भी है, ठीक है, समझने में भी जोर देता है, ओके। लेकिन विषय वस्तु को हमें याद नहीं करना है, उसे समझना है, समझ में जोर देता है। और तीसरा है, इस स्तर का जो उद्देश्य है, ठीक है, इस स्तर का जो उद्देश्य है, ये किसी अवधारणा, सिद्धांत, संकल्पना को, ठीक है, इस जो स्तर का उद्देश्य है किसी अवधारणा, सिद्धांत, संकल्पना को समझने, ठीक है, इनका अर्थ समझने, ओके, क्या समझने? अर्थ समझने, इनका अर्थ समझने, और उनका अर्थ समझने के बाद अपने शब्दों में उनकी व्याख्या करना, ओके, अपने शब्दों में, अपने शब्दों में व्याख्या करना, ठीक है। क्या बताया हमने कि इस स्तर का उद्देश्य है अवधारणा, ठीक है, किसी अवधारणा, सिद्धांत, संकल्पना के अर्थ को समझने एवं उनकी अपने शब्दों में व्याख्या करने, ओके, तथा स्वयं से विचार निर्माण करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है, विचार निर्माण की क्षमता, ठीक है, विचार निर्माण की क्षमता स्वयं से होनी चाहिए, ठीक है, स्वयं से विचार निर्माण की क्षमता होनी चाहिए, ओके, क्षमता विकसित होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा, इसके बारे में हमने जान लिया। एक बार हम और जान लेते हैं। अवबोध स्तर जो है, इसको मॉरिसन ने दिया था, ओके, और ये जो स्तर है समझ पर जोर देता है, ठीक है, विषय वस्तु की समझ पर जोर देता है। फिर ये विषय वस्तु को याद करने में नहीं, बल्कि समझना है, ठीक है। और फिर तीसरा, इसका उद्देश्य किसी अवधारणा, सिद्धांत, संकल्पना, ठीक है, का अर्थ को समझने में एवं अपने शब्दों में उसकी व्याख्या करने का, और तथा स्वयं से विचार निर्माण करने की क्षमता को विकसित करता है। तो ये हो गया हमारा अवबोध स्तर। अब हम देखते हैं कि अवबोध स्तर को जो है, ठीक है, कितने चरण हैं, ठीक है, इसके चरणों को हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि अवबोध के चरण कितने, ठीक है, अवबोध स्तर के जो है चरण कितने, क्या अवबोध के चरण, ओके, अवबोध स्तर के चरण, ओके। अब हम आते हैं कि चरणों पे। तो पहला चरण कौन सा है? खोज, फिर है प्रस्तुतीकरण, ओके, प्रस्तुतीकरण, फिर है आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण, ओके, खोज, प्रस्तुतीकरण, आत्मसातीकरण, ठीक है, संगठन और अभिव्यक्तिकरण, ओके, अभिव्यक्तिकरण, ये है अवबोध के स्तर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 स्तर होते हैं।
ठीक है। यानी कि अवबोध या ग्रहण शक्ति के कितने स्तर है? 5 स्तर है, ठीक। मॉरिसन ने दिया है, ठीक है, ये स्तर मॉरिसन ने दिया है और इसके जो है 5 स्तर, याद रखिएगा। ये एग्जाम में सीक्वेंस दे देता है 2-3, ठीक है। जैसे हमने दे दिया प्रस्तुतिकरण, आत्मसातकरण, संगठन और व्यक्तिकरण, इसे सीक्वेंस में लगाने के लिए। तो ये याद रखिएगा, ये स्तर केवल सीक्वेंस में लगाने को देता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, फिर से हम देख लेते हैं कि अवबोध या ग्रहण शक्ति के खुद अवबोध या ग्रहण शक्ति जो स्तर है ये मॉरिसन ने दिया था। इसके जो है चरण होते हैं 5 चरण। पहला कौन सा चरण है? खोज, ओके, पहला है खोज, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है आत्मसातीकरण, चौथा है संगठन और पांचवा है अभिव्यक्तिकरण। ये याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ये सारे स्तर सीक्वेंस में लगाने को पूछ लेता है, ठीक है। तो फिर से हम एक बार और देख लेते हैं। खोज, ठीक, किसी चीज की खोज करते हैं, फिर उसे प्रस्तुत करते हैं, फिर उसको आत्मसात करते हैं, फिर संगठन करते हैं, उसका फिर अभिव्यक्ति करते हैं, ओके। तो ये हो गया खोज, प्रस्तुतिकरण, आत्मसातीकरण, संगठन और अभिव्यक्तिकरण। जो आपका स्मृति स्तर था वो उसका डिटेल भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसके सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं अपने तीसरे स्तर पे। तीसरा स्तर है हमारा चिंतन स्तर। अब हम आते हैं अपने तीसरे स्तर पे, चिंतन या विमर्शी स्तर, ओके। इसे हम कहते हैं चिंतन या विमर्शी स्तर। इस स्तर को दिया था मोरिस पी हंट ने, इसे दिया था मोरिस पी हंट ने, ठीक है, ये याद रखिएगा। चिंतन एवं विमर्शी स्तर को दिया था मोरिस पी हंट ने, ओके। फिर ये जो है चिंतन स्तर जो है शिक्षण का सबसे क्या है? उच्चतम स्तर है, ओके। उच्चतम स्तर है, शिक्षण का सबसे निम्नतम स्तर हमने स्मृति स्तर को बताया था, ठीक है। तो जो चिंतन स्तर है ये जो है शिक्षण का सबसे उच्चतम स्तर है, ठीक है। इसका शिक्षण का ऐसे लिख देते हैं, शिक्षण का सबसे उच्चतम स्तर है। और जो स्मृति स्तर और अवबोध स्तर को हमने पढ़ा है वो इनके आधार हैं, ठीक है। जो इसके आधार क्या हैं? इनके आधार हैं, हमने पढ़ा स्मृति स्तर, स्मृति स्तर और अवबोध स्तर, ये दोनों इनके आधार हैं। किस स्तर के? चिंतन स्तर के, ठीक है। चिंतन स्तर शिक्षण का सबसे उच्चतम स्तर है और इसके आधार है स्मृति स्तर और अवबोध स्तर, ओके। ये इनके आधार हैं। अब हम देखते हैं आगे, तो चिंतन स्तर हमने पहला देखा कि उच्चतम स्तर है। फिर देखते हैं कि जो है ये शिक्षण का समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है। क्या है ये? समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है चिंतन स्तर, ओके। समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है। जब कोई हमें समस्या होगी तभी चिंतन होगा, ओके, तभी हम चिंतन करेंगे। तो क्या है? समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है, ओके। फिर हम आगे देखते हैं कि ये जो है अन्वेषण, वैज्ञानिक शोध एवं गणितीय संकल्पनाओं आदि में उच्च स्तर पर प्रयोग किया जाता है। इसमें उच्च स्तर पर प्रयोग किया जाता है अन्वेषण में, ओके, अन्वेषण में उच्च स्तर पर प्रयोग किया जाता है, वैज्ञानिक शोध में और गणितीय संकल्पना में। वैज्ञानिक शोध और गणितीय संकल्पना में, ओके, गणितीय संकल्पना में उच्चतम स्तर पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्या इसका जो प्रयोग है, ठीक है, ये जो है अन्वेषण में, वैज्ञानिक शोध में एवं गणितीय संकल्पना में उच्च स्तर पर इसका प्रयोग होता है। कौन से स्तर पे? उच्च स्तर पर इसका प्रयोग होता है, ये याद रखिएगा, उच्च स्तर पर, ठीक है। तो हमने देख लिया चिंतन स्तर के बारे में, मोरिस पी हंट ने दिया था। ये शिक्षण का सबसे उच्चतम स्तर है, ये याद रखिएगा, सबसे निम्नतम और उच्चतम स्तर का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ये शिक्षण का सबसे उच्चतम स्तर है, ठीक है। इसके आधार स्मृति स्तर है, अवबोध स्तर है, ठीक है। और ये जो चिंतन का स्तर है समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है, और चिंतन स्तर है ये अन्वेषण, वैज्ञानिक शोध एवं गणितीय संकल्पना में उच्च स्तर पर यहाँ पर चिंतन होता है, उच्च स्तर पर इसका प्रयोग होता है, ओके। और जो इस स्तर पर चिंतन में है, जो कक्षा का वातावरण है ये मुक्त और स्वतंत्र होता है, ठीक है। कक्षा का वातावरण क्या होता है? मुक्त और स्वतंत्र होता है। कक्षा का वातावरण कैसा होता है? मुक्त और स्वतंत्र होता है, मुक्त एवं स्वतंत्र, ओके। एक बार और देखते हैं, चिंतन स्तर शिक्षण का सबसे उच्चतम स्तर है, ठीक है।
ये समस्या केंद्रित शिक्षा है, ये अन्वेषण, वैज्ञानिक शोधकर्ता संकल्पना में उच्च स्तर पर इसका चिंतन होता है, ठीक है, प्रयोग होता है, और जो कक्षा का वातावरण मुक्त और स्वतंत्र होता है। तो हमने देखा चिंतन का है, चिंतन या विमर्शीय स्तर के बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं चिंतन के चरण कितने होते हैं, इस स्तर के चरण कितने होते हैं। ओके, तो इनके हम चरणों को देख लेते हैं, ठीक है। और हर किसी के चरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है सीक्वेंस में लगा के दे देता है, इधर उधर करके उसको लगाना रहता है, तो ये चीजें आपका गलत हो, कम से कम 2 नंबर का तो आता है इसमें से, पिछली बार भी आया था। ओके, तो हम देखते हैं चिंतन के चरण कौन कौन से हैं। चिंतन के चरण, ओके, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पहला चरण कौन सा है, समस्या की पहचान करना, ठीक है, समस्या की पहचान, ये क्या है, पहला चरण, समस्या की पहचान करना, ठीक है। किसी भी समस्या की है पहले हम पहचान करेंगे, उसके बाद ही फिर क्या है, संकल्पना निर्माण, फिर क्या है, संकल्पना निर्माण, संकल्पना निर्माण, फिर क्या है, आंकड़े एकत्रित करना, ठीक है, आंकड़े एकत्रित करना, ठीक है, आंकड़े एकत्रित करेंगे, क्योंकि हमने क्या कहा, समस्या की पहचान, संकल्पना निर्माण, आंकड़े एकत्रित करना और संकल्पना का परीक्षण है निष्कर्ष, संकल्पना का परीक्षण एवं निष्कर्ष। ओके, तो हमने चरण में क्या देखा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, समस्या की पहचान करते हैं। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, समस्या की पहचान की, ठीक है, उसके बाद हमने संकल्पना का निर्माण किया। ओके, फिर हमने किए उसके बारे में आंकड़े एकत्रित किए, फिर हमने क्या किया, संकल्पना का परीक्षण एवं निष्कर्ष निकाला। तो ये हमारे कितने स्तर हो गए इसमें, सॉरी कितने चरण हो गए, 4 चरण हो गए। ओके, हमारे इस चिंतन स्तर के 4 चरण हो गए। ये भी सीक्वेंस में ही पूछता है, ठीक है, ज्यादा कुछ डिटेल नहीं पूछता है। और इसे हंटर ने दिया था, याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ मिटा दिया हमने, हंटर ने दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। पहले मैं एक बार और देखते हैं, पहले हम किसी समस्या की पहचान करेंगे। ओके, फिर उसके बारे में हम संकल्पना बनाएंगे, निर्माण करेंगे उसका, फिर उसके बारे में हम आंकड़े एकत्रित करेंगे, फिर जो उसका परीक्षण हम निष्कर्ष निकालेंगे, उसके बाद हमें सही कारण और परिणाम और सॉल्यूशन सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समस्या की पहचान करना, संकल्पना निर्माण, आंकड़े एकत्रित करना और संकल्पना का परीक्षण है निष्कर्ष। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तीनों स्तर इसके, स्मृति स्तर सबसे निम्नतम स्तर है और चिंतन स्तर सबसे उच्चतम स्तर है। सबके चरण जो है, सबके बारे में सबको किसने दिया था, याद रखिएगा। स्मृति स्तर को हर्बर्ट ने दिया था, अवबोध स्तर को मॉरिसन ने दिया था और चिंतन स्तर को हंटर ने दिया था। जरूर याद रखिएगा, सब एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 नंबर का है ये आपका स्तर, शिक्षण के स्तर। ओके, फिर हम लोग देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि शिक्षण की विशेषताएं क्या क्या हैं। ओके, तो शिक्षण जो है, शिक्षण प्रेरणात्मक होता है। ओके, शिक्षण क्या है, प्रेरणात्मक होता है, याद रखिएगा। शिक्षण क्या है, प्रेरणात्मक होता है। ओके, प्रेरणात्मक होता है, ठीक है, यानी हमें से प्रेरणा मिलती है। शिक्षण जो प्रेरणात्मक होता है, शिक्षण जो है पहले से सुनियोजित या सुनियोजित मान सकते हैं, सुनियोजित होता है। ओके, सुनियोजित होता है। ओके, प्रेरणात्मक होता है, सुनियोजित होता है, सामाजिक क्या है, ये सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक, क्या है शिक्षण है, क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया है। ओके, क्या है, कला एवं विज्ञान दोनों है। ठीक है, कला एवं विज्ञान, शिक्षण क्या है, कला एवं विज्ञान दोनों है, कला एवं विज्ञान दोनों है। ओके, फिर क्या है, शिक्षण क्या है, लोकतंत्रात्मक है। ठीक है, शिक्षण क्या है, लोकतंत्रात्मक है। शिक्षण जो है लोकतंत्रात्मक है, लोकतंत्रात्मक है। ओके, और फिर शिक्षण जो है सहयोग पर बल देता है, याद रखिएगा, सहयोग पर बल देता है। ओके, एक बार और देख लेते हैं। शिक्षण क्या प्रेरणात्मक है, सुनियोजित होता है, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है,
शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है, शिक्षण लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया है, ओके, और शिक्षण जो है सहयोग पर बल देता है, ठीक है, सहयोग पर आधारित है। फिर क्या है, ये बाल केंद्रित शिक्षण भी है, ओके, बाल क्या है, ये बाल केंद्रित शिक्षण भी है, ओके, ठीक है, इसमें बालक को केंद्र मानकर भी पढ़ाया जाता है। ये बहुआयामी है, ठीक है, शिक्षण क्या है, कई दिशाओं में बहुआयामी है, मल्टीपर्पज, ओके, बहुआयामी शिक्षण क्या है, बहुआयामी है। शिक्षण क्या है, उद्देश्य पूर्ण, ठीक है, शिक्षण के लिए किसी न किसी उद्देश्य को शिक्षण ध्यान में रखते हुए, ठीक है, शिक्षण देते हैं। तो शिक्षण क्या है, उद्देश्य पूर्ण है, यानी शिक्षण का मतलब है जो शिक्षण दिया जाता है तो विद्यार्थी से कुछ न कुछ ही सीखता है, तो इसलिए हमने इसको उद्देश्य पूर्ण बता दिया। शिक्षण क्या है, उद्देश्य पूर्ण है, ठीक है। शिक्षण क्या है, सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, ठीक है, क्या है, सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, सुव्यवस्थित प्रक्रिया है शिक्षण, ओके, याद रखिएगा। और उसके बाद शिक्षण क्या है, प्रगति पर आधारित है, ठीक है, प्रगति पर आधारित है। शिक्षण क्या है, प्रगति पर आधारित है, प्रगति पर आधारित है, ओके। फिर लास्ट है शिक्षण जो है व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाता। ये सारी विशेषताएं आपने पहले ही पढ़ चुकी हैं किसी न किसी में, ठीक है। वांछनीय परिवर्तन, वांछनीय परिवर्तन, ठीक है। तो ये हमारे हो गए शिक्षण की विशेषताएं। याद रखिएगा, मैं एक बार और देख लेते हैं। शिक्षण क्या है, प्रेरणात्मक होता है, ठीक है, क्या है, प्रेरणात्मक होता है, सुनियोजित होता है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है, ठीक है। शिक्षण लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण सहयोग पर आधारित है, बाल केंद्रित शिक्षण पर आधारित है, बहुआयामी है, उद्देश्य पूर्ण है, सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, प्रगति पर आधारित है, और ये वांछनीय परिवर्तन लाता है, ठीक है। तो ये हमारी जो है शिक्षण की विशेषताएं हो गई, ओके। ये हमने शिक्षण की विशेषताएं सारी पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं शिक्षण के उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्यों को हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं, ओके। तो शिक्षण के उद्देश्यों पे हम आते हैं। तो सबसे पहले क्या है, शिक्षण का उद्देश्य क्या है, आत्मविश्वास को बढ़ाना, ठीक है, क्या है, आत्मविश्वास को बढ़ाना, ओके। शिक्षण का पहला उद्देश्य हो गया आत्मविश्वास को बढ़ाना। फिर है क्रियाशीलता और संवेदनशीलता को बढ़ाना, ओके। फिर क्या है, क्रियाशीलता, क्रियाशीलता एवं संवेदनशीलता, ओके, संवेदनशीलता को बढ़ाना, ठीक है। क्या हमने देखा, आत्मविश्वास को बढ़ाना, क्रियाशीलता एवं संवेदनशीलता को बढ़ाना, ठीक है। और जो विद्यार्थी का है सर्वांगीण विकास करना, क्या है, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना, ओके। सर्वांगीण विकास यानी कि सभी क्षेत्रों में उसका विकास करना, ओके, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक सभी क्षेत्र में, ठीक है, विकास करना बालक का। फिर उसके बाद आता है बालक के जो व्यवहार में है वो वांछनीय परिवर्तन लाना, ठीक है। एक उद्देश्य इसका ये भी है, क्या करना, वांछनीय परिवर्तन लाना, ओके, वांछनीय परिवर्तन लाना, किसमें, व्यवहार में, ओके, परिवर्तन लाना। तो हमने इतना देखा, क्या देखा, हमने देखा कि आत्मविश्वास को बढ़ाना शिक्षण का उद्देश्य है, क्रियाशीलता एवं संवेदनशीलता को बढ़ाना, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना और वांछनीय परिवर्तन लाना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगला क्या है, जीवन में समायोजन का विकास, ओके, जीवन में समायोजन का विकास, ओके, समायोजन का विकास एक उद्देश्य ये हो गया इसका, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे इसका उद्देश्य क्या है। आगे इसका उद्देश्य है शिक्षण कार्य में रुचि पैदा करना, ठीक है, किसमें, रुचि पैदा करना, शिक्षण कार्य में रुचि पैदा करना, किसमें, शिक्षण कार्य में, याद रखिएगा, ठीक है। तो जीवन में समायोजन का विकास, रुचि पैदा करना, ठीक है। और अभिप्रेरणा, शिक्षण में अभिप्रेरणा, शिक्षण में क्या, अभिप्रेरणा, ठीक है, इसकी बहुत ही ज़रूरत होती है शिक्षण में, अभिप्रेरणा, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, शिक्षण में अभिप्रेरणा, ठीक है। और फिर शिक्षण में ज़्यादा से ज़्यादा क्रियात्मक पहलू का विकास करना, ठीक है,
क्रियात्मक पहलू, क्रियात्मक पहलू का विकास। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रयास करना चाहिए कि बच्चे किसी न किसी क्रिया द्वारा सीखें। ठीक है, तो क्रियात्मक पहलू का विकास हो गया। अब है शिक्षण के लाभों की प्राप्ति। ठीक है, फिर शिक्षण के लाभों की प्राप्ति, शिक्षण के लाभों की प्राप्ति। ठीक है, हम एक बार और देख लेते हैं। शिक्षण के हमने पहले विशेषताएं देखी, फिर उद्देश्य देखा। उद्देश्य में हमने क्या देखा? शिक्षण के आत्मविश्वास को, शिक्षण से क्या है? आत्मविश्वास को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। क्रियाशीलता एवं संवेदनशीलता, ओके, क्रियाशीलता एवं संवेदनशीलता को बढ़ाना, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना, ओके। फिर क्या? वांछनीय परिवर्तन लाना, विद्यार्थी के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना, जीवन में समायोजन का विकास। ठीक है, जीवन में समायोजन बना के रखना। ठीक है, रुचि पैदा करना, शिक्षण के प्रति बच्चों की रुचि पैदा करना जिससे वो अभिप्रेरित हों और पढ़ें। ठीक है, फिर अभिप्रेरणा, फिर क्रियात्मक पहलू का विकास, ज़्यादा से ज़्यादा क्रियात्मक पहलू का विकास करना चाहिए। ठीक है, बच्चे एक्टिविटी से ज़्यादा सीखते हैं। और फिर अंत में है कि शिक्षण के लाभों की प्राप्ति। ठीक है, ये सारा इसका उद्देश्य हो गया। ओके, तो हमने देख लिया आज शिक्षण के स्तर भी खत्म हो गए, उद्देश्य और विशेषताएं भी देख ली। और अब हम देखते हैं कल कुछ हम नया देखते हैं। ठीक है, तो ये और पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, शिक्षण के स्तर, उसमें हमने पिछले बार भी पढ़ाया है और आगे आधा इसमें है आधा इसमें है, तो पुरानी वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद ही इसको देखिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।